नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। नीतीश कुमार को देखकर अब चंद्रबाबू नायडू भी पसीने पसीने हैं। उनको समझ आ गया कि खेल कभी भी बिगड़ सकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का हाल क्यों करती है ऐसा? जानने के लिए चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास, जो राजनीति की पूरी बातचीत आपको समझाएंगे। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। बिहार के मुख्यमंत्री का बस इस्तीफा कुछ ही दिनों में आ जाएगा, वो राज्यसभा जा रहे हैं। दो गवर्नर के इस्तीफे आ गए। बंगाल के गवर्नर तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत योग्य थे, आईएएस अफसर थे, कई किताबें थी, शिक्षाविद थे, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा भी आ गया। लद्दाख का इस्तीफा आ गया और ये अचानक ये इस्तीफों का दौर शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी में। बिहार में अपनी सरकार बनाने का नंबर आ गया, बंगाल और लद्दाख में पता नहीं क्या हो गया। जिस समय युद्ध चल रहा है, जिस समय सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है, कांग्रेस उनको सरेंडर प्रधानमंत्री कह रही है, इस बीच में ये एक्टिव मोड में आ जाना अचानक, ये सब क्या है? कौन सी राजनीति है? ये लोगों को समझ में नहीं आ रही। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हमारे ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जो खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव है हमारे ऊपर, ट्रंप की हरकतों के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, टैरिफ के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है, एप्स्टीन फाइलों की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा है, हम इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से परेशान नहीं है। हम अपनी राजनीति कर रहे हैं और जो निर्णय हमें लेने हैं वो ले रहे हैं। हमारी राजनीति अपनी गति से जारी है। हम इन दबावों की कोई परवाह नहीं करते। एक तो ये वक्तव्य इन घटनाओं से सरकार इस तरह की छवि भी प्रोजेक्ट करना चाहती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी को जब अमित शाह ने सूचना दी, खास बात यह है कि ये ममता बनर्जी को बात कहां से पता चली कि उनके गवर्नर आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है? कहां से पता लग चली? ममता बनर्जी को यहां से पता चली कि अमित शाह ने उन्हें बताया कि आनंद बोस की जगह वो तमिलनाडु के गवर्नर जो रवि हैं उनको चार्ज दिया जा रहा है बंगाल का। तब ममता बनर्जी को पता चली कि भाई इन गवर्नर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया। 4 साल तक के लिए उनका नियुक्ति थी उनकी। 4 साल पूरे होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3.5 साल। और अपने इस्तीफे लेटर में लिखा उन्होंने ये है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समय जो है वो राज्यपाल भवन में गुजार ली, राजभवन में गुजार लिया है। अब आप इसका क्या अंदाज लगाएंगे? ममता जी ने खुद भी कहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि भाई उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार उनसे कोई काम करवाना चाहती थी। ऐसा लगता है सरकार उनसे कोई काम करवाना चाहती थी, उनके ऊपर दबाव था, उस काम को करने के लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इसका एक ये भी कारण ये भी कारण समझा जा सकता है कि सरकार ने उनसे कहा होगा कि भाई ये काम करो, उन्होंने कहा होगा हम नहीं करेंगे, तो उससे कहा गया होगा इस्तीफा दे दो वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। तो अब इसका मतलब है वो काम जो है वो आर.एन. रवि से कराया जाएगा। वो भी तमिलनाडु में काफी शोहरत हासिल कर चुके हैं मोदी परस्ती की, और वो विपक्ष की सरकारों को तंग करने में उन्होंने भी काफी, रवि साहब ने कोशिश अपनी शोहरत हासिल कर रखी है। तो अब एक साथ दोनों प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। 2 बड़े प्रदेश हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और दोनों का गवर्नर एक ही होगा। जो जिस तरह से उनको चार्ज दिया गया उससे लगता है कि वो शायद केंद्र सरकार को उन पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, उनकी वफादारी पे कोई संदेह का बादल नहीं है। जो आदेश मिलेगा उस आदेश का वो पालन करेंगे। ये यहां तक लद्दाख के उपराज्यपाल के इस्तीफे का सवाल है, अभी उसके कारण भी अपने आप में स्पष्ट नहीं है कोई, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जहां पर जो घटनाएं होती हैं उनका कोई तर्क समझ में नहीं आता। उनको तो केवल मेरे ख्याल से नियुक्ति में केवल 4 या 6 महीने हुए थे उनकी नियुक्ति के। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति के तो इतना ही समय हुआ था, अभी से छोड़ दिया उन्होंने। कोई राज्यपाल का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही उसको तंग किया जा रहा होगा, बहुत उससे ऐसे काम करवाए जा रहे होंगे जिनको करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। वो मजे की तो गवर्नर हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, उम्र शायद 80 साल हो गई होगी। 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को घर बढ़ा दिया गया, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हाउस में भ्रष्टाचार की वो कहानियां लिखी गई। मुझे याद नहीं आ रहा कि एक भंडारी थे, रोमेश भंडारी,
या तो उनके टाइम में गवर्नर हाउस बदनाम हुआ था, पैसों की लेन देन, इस तरह की चर्चाएं होती थी, जन चर्चाएं, या मौजूदा गवर्नर आनंदीबेन पटेल के टाइम में हुआ। उनके बेटे की बेटी अनारा पटेल के किस्से गुजरात की गली गली में गूंजते हैं भ्रष्टाचार के, और अनारा जी उत्तर प्रदेश में भी खासी सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय में नियुक्ति, लेक्चरर में बेईमानी, मतलब गवर्नर हैं। तो एक तरफ एक पढ़ा लिखा बंगाल के गवर्नर को ऐसे विदाई होती है, और एक तरफ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की कहानी। और उम्र भी देखिए, इतनी उम्रों में जो बताते हैं, मेरे सूत्र बड़े कंफर्म वाले सूत्र बताते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की सुबह उठती हैं तो योगी आदित्यनाथ के फाइल ढूंढना शुरू करती हैं कि कौन सी योगी आदित्यनाथ की कमजोरी है जो दिल्ली रिपोर्ट कर सके। उनका बस चले तो आज मतलब हर घंटे में वो योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करें। इतना इतना कोडवार चलती रहती है दोनों में, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में जिस तरह एसआईआर के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ, और बंगाल में यह समझ में आ रहा है बीजेपी को काम चल नहीं रहा। जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे टीएमसी के पूर्व विधायक, उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई। तो बंगाल में क्या बीजेपी हर किस्म का प्रयोग करना चाहती है कि किसी तरह सत्ता हथियार ही जाए। लेकिन लोग सज्जन बंगाल के आए थे मेरे मित्र मिलने होली पे, वो कह रहे थे कि वो बंगाल की वाकई शेरनी है। बीजेपी के नेता थे वहां के बंगाल के, वो कह रहे हैं कि वो वाकई में शेरनी है, कोई दाल गल नहीं रही हम लोगों की, वहां पे हर हथकंडा फेल हो जा रहा है। तो ये बौखलाहट है कि साहब गवर्नर की विदाई कर दो, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर चुनाव सामान्य तरीके से हुए बंगाल के, तो ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता है, और भाजपा के नतीजे पिछले बार के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा खराब होंगे। पिछली बार शायद 70-72 को सीटें भाजपा को मिली थी, और भी कम सीटें आ जाएंगी, भाजपा 50 पे पहुंच जाएगी। क्योंकि पिछली बार जो कई इस तरह के वोटरों के समूह थे, वो आज भाजपा के साथ नहीं है। इसमें मतुआ वोटर समुदाय उनमें से एक है। लेकिन मैं अभी एसआईआर जो है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एसआईआर, ममता बनर्जी ने अपनी कुशलता से एसआईआर का लाभ भाजपा को नहीं पहुंचने दिया है। शुरू के दौर में ऐसा जरूर लगा था कि ममता बनर्जी ने अपनी कुशलता से, अपनी पेशबंदी से, अपने इंतजाम से, अपने पहले से तैयार योजना के कारण शायद एसआईआर का लाभ जो है नहीं पहुंचने दिया है। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने और केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की योजनाओं में काफी दरारें भी पैदा की, और कुछ इस तरह के नए कदम उठाए, जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्तियां हुई, कई इस तरह के नए कदम उठाए, जिससे मुझे लगा कि शायद वो ममता बनर्जी के हाथ से एसआईआर की पहलकदमी एक पैमाने तक तो उन्होंने छीन ली। तो एसआईआर का प्रभाव क्या पड़ेगा बंगाल के चुनाव पे, ये मैं नहीं कह सकता। ये एक सबसे बड़ी अड़चन है जो बंगाल के बारे में कोई घोषणा, कोई भविष्यवाणी करने से मुझे रोकती। उधर मैं देख रहा था आज नीतीश का उतरा हुआ चेहरा, और अमित शाह के सामने जिस तरह की कुर्सी पर बैठे हुए थे, लोग मजे कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इनकी कुर्सी गई, इनकी हालत भी खराब हो गई। नीतीश ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की विदाई, इस तरह की रुखसती होगी। और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल हो रहा था कि बीजेपी जो सहयोगी दल बीजेपी को सहयोग करता है, बीजेपी उसी का खात्मा कर देती है। आपको भी लगता है और कि क्या अफसोस ये हो रहा है आदत है? संजय जी, ये देख के बहुत अफसोस होता है कि एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से एक राज्य का मुख्यमंत्री था, और अभी 4 महीने भी नहीं हुए, 14 नवंबर को बिहार के चुनावी नतीजे आए थे, अभी 4 महीने में भी 9 दिन कम है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति की कोई विदाई का समारोह नहीं हुआ। अगर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी से रिटायर हो रहा था स्वास्थ्य की वजह से, या किसी भी वजह से जो है, तो उसकी विदाई का बाकायदा एक समारोह होना चाहिए था, जिसमें वो बिहार की जनता को संबोधित करता। बिहार की जनता के बहुत बड़े हिस्सों ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट दिए थे, महिलाओं ने वोट दिए थे, अति पिछड़ी जातियों ने वोट दिए थे, कुर्मी जो लवकुश मतदाता समुदाय है, उसने वोट दिए थे। तो भाजपा को जो सीटें मिली हैं, वो भाजपा के अकेले दम पे, नरेंद्र मोदी के दम पे नहीं मिली हैं। उसमें से बहुत सारे वोट जो भाजपा को मिले हैं, वो नीतीश कुमार के दम पे वोट मिले। जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटाया गया है, और नीतीश कुमार ने हटना स्वीकार कर लिया है,
मुझे तो बहुत इस बात को लेकर अफसोस है कि नीतीश कुमार इतने बुरे तरीके से बिना किसी समारोह के, बिना किसी फैन फेयर के, बिना किसी बिहार की जनता को संबोधित किए बिना एक ऐसा फर्जी किस्म का ट्वीट उनके नाम से पोस्ट किया गया है उनके हैंडल से। इसको आज सवेरे पढ़ के हम लोगों को पता चला कि नहीं, वो बात, उस बात की पुष्टि हो गई है, इसकी कल चर्चा चल रही थी। उस ट्वीट की भाषा भी नीतीश कुमार जैसी नहीं है। और उस ट्वीट में लिखा है कि भाई नीतीश कुमार को ये एक बड़ी बड़ी इच्छा थी कि वो सदन के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। एक के तो रह चुके हैं, दूसरे के आप सदस्य बनना चाहते हैं, और इसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार है। आप सोचिए, झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है, मजाक करने की भी कोई इंतहा होती है। ये ट्वीट भी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। ये ट्वीट भी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। इस तरीके से पूरा काम किया गया है, बहुत भद्दे तरीके से भाजपा ने ये काम किया है। और नीतीश कुमार लगता है कहीं ना कहीं अंदर बहुत कमजोर हो गए हैं। वो एक तरह से उनकी मजबूरियां साफ दिखाई पड़ रही हैं इस मामले में। वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं जो 2 बार पलटी मार के भाजपा को उन्होंने सबक सिखाया था बहुत जम के। बहुत कहीं कमजोर हो गए हैं, और पुत्रमोह भी होगा, अपने लड़के को भी स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में। लेकिन लड़के को स्थापित करने लायक उनके पास ताकत थी भाई, उसके लिए भाजपा की ताबेदारी में जाने की क्या जरूरत थी। ये तो वही बात रही कि जो हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर कर रहा है, अचानक कहने लगे कि हम तो पीछे वाले क्लास में, हमें विंडो सीट यहाँ नहीं मिली, इसलिए विंडो सीट लेने के लिए पीछे बैठेंगे जाकर। उस किस्म की बात हो गई, तो कोई तुक ही नहीं रही। हम बैलगाड़ी में बैठने का हमको जो है वो कोई बड़ी इच्छा थी, हम आज तक बैलगाड़ी में नहीं बैठे, इसलिए हम मर्सिडीज छोड़ रहे हैं अपनी। तो इस प्रकार की बात है। तो वो एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या मजबूरी रही होगी? और नीतीश कुमार को दिल्ली में कौन सा बड़ा भारी सुरखाव के पर मिल जाएंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या कर लेंगे? नहीं, मंत्री कुछ नहीं बनेंगे या है। ये चीज, इसके ऊपर या तो नीतीश कुमार के अंदर किसी किस्म का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खोखला हो चुका है, सब खत्म हो गया। या तो ये कारण है। अगर ये कारण नहीं है तो अभी सत्ता परिवर्तन तो बिहार में अप्रैल में होगा। अभी तो पूरा मार्च का महीना पड़ा हुआ है, 10 अप्रैल को या ऐसे कोई समय सत्ता परिवर्तन होगा। तब तक देखिए क्या होता है, क्या हो सकता है। आपको लग रहा है कि फिर पलटी ना मार देंगे नीतीश कुमार? नहीं, ये नहीं लग रहा मुझे, ये नहीं लग रहा है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो एक है प्रश्न कि भाई नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। आप देखिए, नीतीश कुमार के अपने कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जहां वो उसमें घुसते हैं, जहां पर्चा भरा जाता है, वो आगे के दरवाजे से जहां घुसते हैं, वहां कार्यकर्ताओं ने डेरा लगा रखा था। वो नारे लगा रहे थे कि भाई आप प्रधान मुख्यमंत्री की गद्दी मत छोड़िए, आप राज्यसभा मत जाइए, ये नारे लगा रहे थे नीतीश कुमार के, जनता यूनाइटेड के कार्यकर्ता। इसलिए नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों पिछले दरवाजे से वहां पे गए। यानी जो व्यक्ति इतने दिनों से बिहार का मुख्यमंत्री था इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, आज वो उन्हीं से नजर बचाते हुए घूम रहा है। क्या अपने अपने बेटे को अगर वो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्हें भाजपा के मुंह की तरफ देखने की क्या जरूरत थी? इतनी तो उनकी अंदर क्षमता थी कि वो भाजपा के सामने प्रस्ताव रखते कि मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और भाजपा को उनकी बात माननी पड़ती। लेकिन बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत अफसोस की बात है। एक नीतीश बात कुमार माना का जाना ये जो चाहिए कि नीतीश कुमार का ये जो पराभव हुआ है, ये बहुत, इसके अभी बहुत सारी इसके कारण नहीं पता चले हैं, इसकी परतें नहीं खुली हैं। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन एक तो तारीफ करनी चाहिए बीजेपी की। भाजपा उनके उनके संगठन को अंदर से खा गई है। संजय झा भाजपा के आदमी, ललन सिंह भाजपा के आदमी, और जाने कितने भाजपा के लोग हैं जो नीतीश कुमार के खास आदमी हुआ करते थे, नीतीश कुमार के कहने से सारा काम किया करते थे। मुझे याद है एक बार एबीपी चैनल पे एक कार्यक्रम होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एक बड़े नेता को बुलाया जाता था और हम लोग इधर उधर बैठ के उनसे सवाल पूछते थे। तो उसमें वो जो जिनका देहांत हो गया, जो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत मोदी मशहूर जी, बीजेपी हैं, मोदी सुशील मोदी। हाँ, सुशील मोदी को साहब को बुलाया गया। तो उस कार्यक्रम में सुशील मोदी बोले थे कि सबसे खतरनाक आदमी अगर कोई है तो ललन सिंह है। यानी उस वक्त के ललन सिंह ये थे, और आज ये स्थिति हो गई कि ललन सिंह वहीं बैठे हुए हैं।
अच्छा, एक एक चीज तो है, बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए। कानपुर में आप तो रहे हैं, कानपुर में देखा है आपने कानपुर को, एक बहुत बड़ा बढ़िया लड्डू है, ठग्गू का लड्डू। उसका स्लोगन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा कोई सहयोगी दल है कि जो भारतीय जनता पार्टी के संग सहयोगी दल रहा हो और बीजेपी के कारण उसकी ताकत बढ़ गई हो, ऐसा कोई है आपकी जानकारी में कोई है? नहीं, कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी को बीजेपी ने खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया बीजेपी ने। अकाली दल, अकाली दल, है? हाँ, अकाली अकाली दल की दल। हालत देखो क्या है। नहीं नहीं, बीजेपी तो क्षेत्रीय दलों से समझौते इसीलिए करती है ताकि उनके पांव पे पांव रख सके और उनकी साख गिरा सके, उनमें बंटवारा कर सके, उनके जनाधार को अपनी ओर खींच सके। अब देखिए जनता दल यूनाइटेड का जो जो वोटर जो जो उनका आधार क्षेत्र है, समर्थन आधार है, वो कब कैसे बीजेपी अपनी तरफ खींचती है, जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा, उसमें क्या करेंगे निशांत कुमार और जो पुराने मंडलवादी अभी भी सक्रिय हैं, जो आज वहां नारेबाजी कर रहे थे, वो निशांत कुमार की इस काम में कैसे मदद करेंगे, ये सब देखने की बात होगी। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में बिहार में फिर कुछ और बड़ी उठापटक हो सकती है, या फिर अब आसानी से बीजेपी की सरकार बन जाएगी? अभी आज की तारीख में तो लग रहा है आसानी से बन जाएगी, लेकिन क्योंकि जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं से नजर बचा के पीछे घूम के गए और अमित शाह उनकी फर्जी किस्म की तारीफ करते रहे, वो बैठे रहे वहां पे, वो उसका देख के बहुत अफसोस होता है। अच्छा, बिहार में तो कोई एपस्टीन फाइल भी नहीं थी नीतीश की, तो फिर क्यों डर गए इतना? नहीं, वो एप्स्टीन फाइल का मामला बिहार में नहीं है। इस मामले में वो उसकी कोई भूमिका हाँ नहीं वही, है इसके। हाँ वही तो मैं कहा, वो तो उस तरह का है भी नहीं। नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये तो जब बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा था तभी हम लोग ये मानते थे और कहते भी थे, हमने आपके मंच पे भी कहा था कि नीतीश कुमार को तो भाजपा हटाएगी, लेकिन मैं मानता था कि साल भर, डेढ़ साल रहेंगे मुख्यमंत्री। उससे 4 पहले महीने भी हटाएंगे। पूरे नहीं हुए और पूरे हटाने की पूरी भूमिका जमीन बना दी। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति इसी को कहते हैं। अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया सांस भी नहीं ले पाई थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो हट गए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे आज इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपको यकीन होगा कि ये राजनीति भी बड़ी निर्मम होती है, निर्दयी होती है, और कम से कम सहयोगी दल को कैसे खा जाती है। कैसी लगी बातचीत आपको, अब जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।